नमस्कार साथियों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे गांधी जी के जो राजनीतिक विचार हैं वो अलग अलग पहलुओं पर कैसे देखने को मिलते हैं, कैसे सुनने को मिलते हैं और उन्होंने कैसी अलग अलग बातों के माध्यम से हमें परिचित कराया है कि हमें जो उनके द्वारा कहे गए नैतिक मूल्य, उनके द्वारा कही गई जो एकादश के व्रत हैं, सिद्धांत हैं, उनका पालन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है किस तरीके से एक सर्वोदयी व्यवस्था या हिंसात्मक व्यवस्था, सत्याग्रही वाली व्यवस्था एक आदर्श राज्य या आदर्श समाज की तरफ, वो आदर्श समाज कहीं ना कहीं में राज्य की तरफ लेके चला जाएगा, जहां पर राम राज्य में राज्य की अनुभूति और राज्य के द्वारा किए जा रहे शासन की अनुभूति ना होकर के हमें एक एक साम्यता की स्थिति देखने को मिलती है, एक आदर्श स्थिति देखने को मिलती है, एक राज्यहीन स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पे राज्य की अनुभूति ना हो और शासन भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको सत्ता आधारित शासन कहीं ना कहीं अनुभूत ना हो। और वहां पे जब आप निवास करो, वहां पे जब अपना जो है जीवन आगे बढ़ाओ, तो वो आपके जीवन जो है किस प्रकार से होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं वो सर्वोदयी व्यवस्था होना चाहिए, वो सभी के लिए एक एक समान समानता वाले विकास की व्यवस्था होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें वो करते हैं। अब हमें ये समझना है कि वो उनके आगे के जो राजनीतिक विचार हैं वो क्या है, किस बात को लेकर के वो और कहीं ना कहीं टिप्पणियां करते हैं। व्यक्तिवाद को लेकर के हमने पिछली क्लास में बात आपसे की थी कि व्यक्तिवाद को लेकर के वो कुछ बातें बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि व्यक्तिवाद को लेकर ही गांधी जी ये कहते हैं व्यक्ति ही कहीं ना कहीं क्या होता है, साध्य होता है। व्यक्ति ही क्या होता है, साध्य होता है। और इस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो राज्य होता है, ये क्या होता है, राज्य क्या होता है, साधन होता है। तो व्यक्ति को यहाँ पे उन्होंने क्या माना है, साध्य माना है, एंड माना है, यही क्या है, अंतिम लक्ष्य है। और उसमें जो साधन होगा वो मेन क्या होगा, मेन यहाँ पे होगा, यहाँ पे राज्य। तो इस प्रकार की अप्रोच में जाकर के गांधी जी जो है बात कहते हैं। और फिर वो उनका राजनीतिक जो दर्शन है, उसके केंद्र में राज नहीं है बल्कि व्यक्ति हम कह सकते हैं। उसके राजनीतिक दर्शन का केंद्र जो है क्या है, राज नहीं है, व्यक्ति केंद्र में होता है। व्यक्ति का विकास ही, जिस प्रकार एक व्यक्ति केंद्र में होता है, वो अगर विकास करता है तो समाज का विकास होता है, और समाज का विकास होता है तो राज्य का विकास होता है, और राज्य का विकास होता है तो राष्ट्र का विकास होता है, और राष्ट्र का विकास होने से पूरे विश्व का कल्याण होता है, संपूर्ण दुनिया ब्रह्मांड का भी कल्याण होता है। तो व्यक्ति को केंद्र में माना है। ये संरचना आपको दिखाती है कि व्यक्ति यहाँ पे केंद्र में होता है, और व्यक्ति को अगर हमने केंद्र में माना है तो यहाँ पे संपूर्ण विश्व का कल्याण भी हो सकता है, जो बाहर में संपूर्ण यहाँ पे विश्व भी क्या है, कल्याण अपना, विश्व का कल्याण भी हो सकता है। इस प्रकार की अप्रोच से हम यहाँ पे अगर गांधी जी को समझें तो वो व्यक्ति के विकास, व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की बात करते हैं, जीवन के विकास की बात करते हैं वो। अगर इसमें हमने सुसंगठित तरीके से उसका विकास कर दिया तो ऑटोमेटिक सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। इसके बाद उनका कथन है कि व्यक्ति एक सचेत नैतिक प्राणी है, जबकि राज्य क्या होता है, आत्महीन मशीन के रूप में होता है, इसके अंदर आत्मा नहीं होती है। व्यक्ति के लिए क्या है, राज्य व्यक्ति के लिए है, ठीक है। राज्य क्या है, इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति का विकास करना चाहता है, ठीक है। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं होता है। राज्य का निर्माण व्यक्ति के विकास के लिए हुआ है, ना कि व्यक्ति का जन्म राज्य की सेवा के लिए हुआ है। यदि राज्य व्यक्ति की अंतरात्मा यानी कॉन्साइंस के खिलाफ आदेश दे तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आपको बात ये पता होना चाहिए कि गांधी जी एक बहुत अच्छे तरीके से कहने की कोशिश ये करते हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ पे कुछ बातों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। वो कौन सी बातें हैं, वो है व्यक्ति आधारित बातें, या फिर हमारे जो शासन व्यवस्था है उसको सबसे महत्वपूर्ण तौर पे एक व्यक्ति आधारित व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। शासन की सबसे बड़ी बुराई क्या होती है, शासन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो व्यक्ति को यहाँ पे व्यक्ति न मान करके, यहाँ पे क्या मानते हैं, व्यक्ति को एक व्यक्ति ना मान करके, यहाँ पे व्यक्ति को मतलब एक एक चेतना आधारित, एक विवेकशील आधारित जो है उसका मूल्य, उसका इकाई का स्वरूप ना मान करके उसको एक सिर्फ और सिर्फ एक साधारण से इंसान समझ करके उसको सेवा, उसके प्रति जो है अपनी शासन प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की, एक राजनीति को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया संचालित करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शासन या राज्य का मुख्य काम व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति के विवेक, व्यक्ति के बौद्धिक जो विचार हैं, इन सब को समझ करके उनको यहाँ पे सुनियोजित ढंग से उनको क्या करना चाहिए, एक अच्छे शासन देने की यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे अंतरात्मा के खिलाफ आदेश दे तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति यहाँ पे ज्यादा ताकतवर है, ना कि राज्य, ठीक है। व्यक्तिवादी है गांधी जी। इस बात से हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं आपको हर एक स्लाइड में कि गांधी जी कैसे हैं। गांधी जी के एकादश व्रत हमने पढ़े। गांधी जी ने अपराधों को लेकर के क्या बात बोली, उन्होंने बोला है कि अपराधी ज्यादा यहाँ पे क्या है, निर्दोष है बजाय अपराध के। अपराध जो है ना, उसको हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इसको खत्म करें।
अपराधी को हमें दंड देने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें अपराध को यहाँ पे रोकना चाहिए, अपराध की जो प्रक्रिया है उनको यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा। अपराधी से घृणा नहीं करना चाहिए, अपराध से घृणा करना चाहिए, ये गांधी जी के विचार थे। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिवाद पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं विकेंद्रित और ग्राम स्वराज, विकेंद्रित व्यवस्था और ग्राम स्वराज। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की व्यवस्था है। वो ये व्यवस्था है कि एक जो ग्राम स्वराज है, ठीक है, सबसे केंद्र में हम जानते हैं ग्राम है। ठीक है, मान लो ये ग्राम है। अगर हम व्यक्ति आधारित व्यवस्था की बात करें तो सबसे केंद्र में तो हम व्यक्ति को लेंगे। ठीक है, सबसे केंद्र में हम किसको लेंगे, व्यक्ति को लेंगे। देखो केंद्र में एक व्यक्ति है, व्यक्ति से मिलके हम मान लेते हैं एक सामाजिक व्यवस्था बनती है, एक परिवार बनता है। ठीक है, सामाजिक संस्था परिवार बनता है, परिवार से ग्राम बनता है या फिर एक ग्राम समूह बनता है, ग्राम समूह से फिर हमें क्या मिलता है, एक राज्य मिलता है, राज्य या प्रांत कह सकते हो, राजनीतिक रूप से उसको प्रांत। और प्रांत के बाद हमें राष्ट्र देखने को मिलता है, राष्ट्र की संरचना। और राष्ट्र की संरचना के पश्चात हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे राष्ट्र की संरचना के बाद हमें मिलेगा देखने को यहाँ पे विश्व की संरचना मिलेगी देखने को, ये विश्व। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, एक केंद्रित समाज होना चाहिए जिसके केंद्र में कौन होता है, व्यक्ति होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट फिर यहाँ पे ग्राम की व्यवस्था होती है। तो ठीक है, ग्राम स्वराज, ये ग्राम की व्यवस्था हमें कहीं ना कहीं व्यक्ति आधारित व्यवस्था की बात करता है, तो ग्राम को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब जो ये विकेंद्रित व्यवस्था है, ये विकेंद्रित व्यवस्था का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सत्ता का केंद्र होगा वो कौन होगा, वो एक ग्राम होगा। इस ग्राम को सत्ता का यहाँ पे केंद्र मान करके जो पूरी की पूरी शक्ति है यहाँ से संचालित होगी। और फिर उससे ताकतवर ग्राम जब ताकतवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ताकतवर राज्य होगा, और राज्य जब ताकतवर होगा तो राष्ट्र होगा, राष्ट्र ताकतवर होगा तो विश्व को ताकत मिलेगी। तो शक्ति का स्रोत क्या है, गांव है, ग्राम है, ये गांधी जी ने बोला है। ठीक है, शक्ति का स्रोत क्या है, गांधी जी ने ग्राम को बताया है। समझते हैं, गांधी जी राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण की बात करते हो, केंद्रीकरण सॉरी माफ कीजिए, केंद्रीकरण की वहां पे विरोध करते हैं, राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध करते हैं। मतलब वही है, सीधी सी बात है कि शक्ति यहाँ पे कोई एक खास इस बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो उसके नीचे और भी अलग अलग अंग है, ठीक है, और भी अलग अलग अंग है, यहाँ पे और भी अंग है। ठीक है, इनको इनको सत्ता मिलना चाहिए, इनको सत्ता मिलना चाहिए। ठीक है, इनको इनके पास ताकत नहीं रहेगी, इनके पास ताकत नहीं रहेगी, यहाँ पे सिर्फ ये जो संचालित कर रहा है वही इनके पास आदेश जा रहा है और ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है ना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, नियंत्रणकारी हो जाएगी, व्यक्तिवादी तो नहीं होगी, नियंत्रणकारी हो जाएगी, तानाशाही प्रवृत्ति वाली हो जाएगी। और ये जो है ना सत्तावादी ज्यादा लगेगा, फिर सत्तावादी शासन ज्यादा लगेगा, ना कि यहाँ पे आदर्शात्मक व्यवस्था लगेगी। इसमें होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि यहाँ पे जो है शक्तियां बटी होना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, विकेंद्रित व्यवस्था होना चाहिए। और विकेंद्रित व्यवस्था कैसी होना चाहिए, एक संरचनानुमा, कैसी संरचनानुमा, एक समुद्री लहर सिद्धांत है। ठीक है, आपने ओशनिक थ्योरी पढ़ी होगी, या ओशनिक थ्योरी में बताऊंगा अभी इसका इसके पॉइंट के बाद। ओशनिक थ्योरी के जैसा उसमें उन्होंने समझाया है कि एक जो व्यवस्था है सबसे बीच में ग्राम होना चाहिए, उसको ताकत होना चाहिए, ऐसे हजारों लाखों गांव होंगे, सबको यहाँ पे शक्तियां क्या होंगी, बटी होंगी। इन सभी गांव को अगर शक्तियां ज्यादा क्या है मजबूत तरीके से मिलेंगी तो राज्य भी मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इस प्रकार वो कहीं ना कहीं ग्राम तक यहाँ पे शक्तियों के बंटवारे तक, मतलब शक्तियों का बंटवारा ग्राम स्तर तक होना जाना चाहिए, तक एक एक गांव को यहाँ पे शक्तियों का क्या होना हो जाना चाहिए, बंटवारा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गांव की शक्तियां अलग, फिर यहाँ पे राज्य की शक्तियां अलग, राष्ट्र की शक्तियां अलग, इस तरीके से शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आदर्श लोकतंत्र में गांव का एक संघ उन्होंने बोला है। तो ये गांव का संघ जहां पे होगा, ये गांव राजनीतिक व्यवस्था की स्वायत्त और आत्मनिर्भर इकाई होगी। मैंने बताया ना कि गांव सबसे बेसिक फंडामेंटल इकाई है जिसको सबसे ज्यादा ताकत होगी। अगर ऐसे हजारों लोगों का गांव का संघ बनेगा तो वो संघ ही अपने आप में बहुत ताकतवर संघ होगा। उसके बाद शक्ति का केंद्र जो है व्यक्ति है। अब गांव में आपको पता है हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उस गांव की ग्राम सभा का पार्ट बनेगा। तो अब मुझे खुद बताओ कि देश का हर एक व्यक्ति शासन में संचालन अपना जो है कर पाएगा, शासन व्यवस्था में योगदान दे पाएगा। तुम खुद सोचो, एक व्यक्ति है मान लो, ठीक है, अगर हम मान लो भारत में देश में लोकतंत्र देना चाहते तो आज मैं बोलूं भारत में 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर मैं बोलूं 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, अगर मैं इनसे बोलूं कि तुम लोगों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र दे दो तो क्या ये संभव है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब हर देश में जो भी फैसला होगा वो एक एक व्यक्ति की यहाँ पे बहुमत से डिसाइड होगा। क्या ये संभव है? ऐसा फैसला नहीं है संभव। लेकिन गांधी जी के विचारों को समझो तो वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को हमने क्या किया, शक्ति दी है, मान लो ये व्यक्ति है, इसको हमने शक्ति दी है, ठीक है, ये गांव में निवास करता है, ठीक है, इसको हमने अगर शक्ति दी है तो ये शक्ति इसका यूज कैसे करेगा? ऐसे हजारों लोग क्या होंगे, गांव में होंगे, सभी को हमने किसका पार्ट बनाया, हजारों लोगों को किसका पार्ट बनाया, किसका सदस्य बनाया, हजार लोगों को ग्राम सभा का सदस्य बनाया।
अब ग्राम सभा का सदस्य बनाया तो ग्राम सभा के माध्यम से क्या होगा, ग्राम सभा के माध्यम से कोई फैसला लिया जाएगा। हजारों लोग जो भी 18+ हैं वो ग्राम सभा के मेंबर बन गए, इनके द्वारा फैसला लिया जा रहा है। अब यानी कि हर एक गांव का फैसला ग्राम के सभी मिल के लोग, जो वयस्क लोग हैं 18+ के लोग हैं, वो हर एक गांव के अपने अपने गांव के फैसले खुद कर रहे हैं। यानी हर गांव का फैसला वहां के लोग ही कर रहे हैं। तो गांव के सभी फैसले गांव के लोगों ने कर लिए, तो पूरे के पूरे राज्य के फैसले एक प्रकार से लोगों ने ही कर लिए। और पूरे राज्यों ने, ऐसे हर एक राज्य ने फैसले कर लिए, तो पूरे राष्ट्र के फैसले लोगों ने ही कर लिए। तो पूरे राज्य यानी पूरे राष्ट्र के फैसले भी गांव के मतलब लोगों ने कर लिए, तो पूरे विश्व के फैसले भी लोगों ने कर लिए हैं। कहने वाली बात वही है कि जब एक गांव के फैसले लोगों ने कर लिए तो ऐसे हजारों गांव और भी होंगे, हजारों गांव और भी होंगे, हजारों गांव में इसी तरीके की व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी, तो हजारों गांव अपने आप में क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो राज्य की स्थिति हो जाएगी सभी गांव में, सभी गांव के हर एक व्यक्ति के पास अपने राज्य की व्यवस्था, स्वराज की व्यवस्था उसके पास होगी, खुद का शासन करने की व्यवस्था होगी, खुद के शासन को अपने तरीके से ढालने की व्यवस्था उसके पास होगी, अधिकार होगा उसके पास। फिर हम कहेंगे हजारों गांव के पास, यानी हजारों गांव का एक संघ बनेगा, वो राज्य होगा, राष्ट्र होगा, वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, स्वायत्त हो जाएगा। तो यही व्यवस्था क्या होती है, अगर हम व्यक्ति आधारित व्यवस्था को हम पढ़ें समझें तो हमें समझ में आएगा कि अगर हम व्यक्ति को अधिकार दे दें तो एक प्रकार से गांव को मजबूती मिलेगी, गांव को मजबूती मिलेगी, तो यहाँ पे यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ हम ले जाएगा। हमें नहीं जरूरत पड़ेगी वो संसदीय लोकतंत्र की, वो संसदीय लोकतंत्र जो एक प्रकार का ब्रिटेन बांझ के समान, वैश्या के समान यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो गांधी जी इस प्रकार की अप्रोच में क्या है बोलते हैं और बात करते हैं। अब गांधी जी की जो गांव को लेकर के विचार है वो और डिटेल में हम समझेंगे, तो आदर्श लोकतंत्र की बात करेंगे और गांव के संघ की बात करेंगे। गांव राजनीतिक व्यवस्था का स्वायत्त और आत्मनिर्भर इकाई है। शक्ति का केंद्र व्यक्ति होता है और सत्ता का समस्त केंद्र केंद्र स्वावलंबी ग्राम होते हैं। ठीक है, शक्ति का केंद्र कौन है, व्यक्ति है, और सत्ता का समस्त जो स्वावलंबी सेंटर पॉइंट है वो कौन होगा, ग्राम होगा, गांव। यानी कि कोई व्यक्ति अगर फैसला ले रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना क्या नहीं करना, तो वो कहाँ जाके अपनी बात रखेगा, ग्राम सभा में रखेगा। सीधी सी बात है, जैसे ये पंचायत चल रही है, कोई व्यक्ति को क्या लग रहा है, क्या विचार लग रहा है, वो सभी आपस में मिलजुल करके यहाँ पे देखो फैसले ले सकते हैं, है कि नहीं, कोई ना कोई यहाँ पे पॉइंट अपना रख सकता है। यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं कि कोई बहुत ही पीछे रहा है, बहुत पिछड़ा हुआ है तो अपनी बात ही नहीं रख पाएगा। गांव में ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन नहीं है, तो गांव कहीं ना कहीं यहाँ पे सबकी बात को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। गांव के जो बड़े लोग हैं, मुखिया लोग हैं, वो सभी की बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनपे अपनी विचार विमर्श कर सकते हैं। कोई यहाँ पे अनछुआ नहीं रह जाएगा, कोई यहाँ पे वंचित नहीं रह जाएगा, कोई यहाँ पे पिछड़ा स्थिति में नहीं रह जाएगा। तो जब गांव स्तर पे हम इस तरीके से लोगों की हर एक मांगों को, हर एक उनकी बातों को कंसिडर करेंगे, उनकी सोच को यहाँ पे महत्व देंगे, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपनी इंपॉर्टेंस समझ पाएगा। हर एक व्यक्ति को एक सम्मान का भाव, हर एक व्यक्ति को यहाँ पे अपना स्वराज का भाव यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके अंदर जागृत होगा कि हाँ, अब है मेरा स्वराज, मैं अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी राजनीतिक मांगों को यहाँ पे रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। गांधी जी जब कहते हैं व्यक्ति को इस तरीके की शक्ति मिल जाती है ना, तो उसका जो जो सत्ता का समस्त केंद्र होता है ना, वो गांव तक सीमित हो जाता है ना। तो यही वास्तव रूप में की जो व्यवस्था है ना, वास्तविक व्यवस्था जो है ना, यही व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से विकेंद्रित ग्राम स्वराज की तरफ ले जाती है हमें। और यही व्यवस्था फिर गांव से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो ये कार्यकारी शक्तियां जो है ना जिला स्तर तक ये देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो संरचना है ना बढ़ती जाती है। मतलब मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो कि गांव को अगर हम सशक्त कर दिए तो राज्य सशक्त, और राज्य सशक्त हो जाएगा तो फिर देश या राष्ट्र भी सशक्त हो जाएगा। इस तरीके से बातें यहाँ पे बोली जाती है गांधी जी के माध्यम से। अब आता है यहाँ पे लास्ट पॉइंट, यहाँ पे वो है लोकतंत्र का सामुदायिक या सामुद्रिक वृत्त सिद्धांत। यही है वो थ्योरी जिसके माध्यम से उन्होंने गांव की सत्ता को, व्यक्ति की सत्ता को यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, निर्धारित किया है या फिर जस्टिफाई किया है, न्यायोचित बताया है। कि ओशनिक सर्कल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ये है कि जैसे एक समुद्र में, अगर मान लो समुद्र में कोई भी जगह है, कहीं भी पानी भरा हुआ है कोई भी जगह पे, अगर उसमें तुमने कोई कंकड़ फेंका यहाँ पे, तो उसमें कैसी लहरें, ऐसी गोल गोल लहरें उठती हैं, ऐसी गोल गोल लहरें, ठीक है, और एक दूसरे से दूर चली जाती हैं वो लहरें, ठीक है, ऐसे दूर चली जाती हैं। तो वही बात है, केंद्र में जो एक कोई भी आपने ऐसा कंकड़ फेंका, पत्थर फेंका, तो वो लहरें ऐसी फैलती जाती हैं दूर से, ऐसे दूर वो लहरें फैलती जाती हैं। ठीक है, तो यही व्यवस्था गांधी जी कहते हैं कि ग्राम की व्यवस्था होती है, व्यक्ति केंद्र में होता है, व्यक्ति केंद्र में होता है, फिर उसके बाद गांव, परिवार, गांव, फिर राज्य, राष्ट्र और विश्व, इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर व्यक्ति ताकतवर है, व्यक्ति यहाँ पे अगर मजबूत है, तो अपने आप विश्व भी मजबूत हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का एक सिद्धांत है, याद रखना, ये ओशनिक जो थ्योरी है, ओशनिक सर्कल थ्योरी है, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है। पिरामिड सिद्धांत के विपरीत है। पिरामिड सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत सिर्फ एक बिंदु पर क्या है, शक्ति का यहाँ पे केंद्र होता है। शक्ति का केंद्र क्या होता है, यहाँ पे एक जगह क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, यहाँ से फिर आदेश नीचे तक जाते हैं।
ये क्या ये व्यवस्था सही है, या फिर ये वाली व्यवस्था सही है जहां पे एक व्यक्ति के पास सत्ता केंद्रित नहीं है, यहाँ पे इनके पास अलग ताकत है, फिर इस वाली कैटेगरी में अलग ताकत है, इस वाली कैटेगरी में अलग लोगों के पास ताकत है, इस वाली कैटेगरी में अलग अलग तरीके से ताकतों का या शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो हर एक वर्ग, हर एक कैटेगरी में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विकेंद्रित किया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गांधी जी ये कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि शक्ति का समस्त केंद्र स्वावलंबी ग्राम होते हैं, ग्रामों को उन्होंने शक्ति का केंद्र बताया है। और बाहरी परिधि, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये शक्ति का केंद्र है, उसके बाहर जाओगे तो ये परिधि कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। तो बाहरी परिधि क्या है, राष्ट्रीय सरकार, और भीतरी जो व्रत है वो ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था अंदर वाली है, और बाहरी सरकारें राज्य वाली, और उससे बाहरी वाली सरकारें आप कह सकते हो विश्व वाली। तो एक प्रकार से ग्राम, राज्य, विश्व या राष्ट्र भी बीच में लगा सकते हो, राज्य वाली व्यवस्था या राष्ट्र वाली व्यवस्था भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं क्या होती है, एक प्रकार से हमें विकेंद्रीकरण को दिखाती हैं, हमें एक प्रकार से सामुद्रिक व्रत सिद्धांत की मदद से विकेंद्रीकरण को परिभाषित करती हैं, और इनको नष्ट करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी, बल्कि उन्हें शक्ति देगी। मतलब कहने वाली बात है कि ग्राम अगर शक्तिशाली होगा तो राज्य शक्तिशाली हो जाएगा, और राज्य होगा तो राष्ट्र होगा, राष्ट्र होगा तो विश्व शक्तिशाली होगा, और विश्व या राज्य या राष्ट्र को कभी भी ग्राम व्यवस्था को कमजोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राम व्यवस्था अगर कमजोर होगा तो बाकी सभी व्यवस्थाएं जो है ना, ढांचा जो है वो सभी चरमरा जाएगा। तो हमें सभी की मजबूती पर ध्यान देना है। अब गांधी जी के अधिकारों को लेकर क्या विचार है, ऑलरेडी हम वैसे पढ़ चुके हैं। गांधी जी के विचार हमेशा ये है, गांधी जी के, कि एक व्यक्ति के पास अधिकार तब होने चाहिए जब कुछ वो कर्तव्यों का पालन करे। तो अधिकार की बजाय यहाँ पे क्या है, अधिकारों के साथ साथ, यहाँ पे ये कहेंगे कि अधिकारों के साथ साथ यहाँ पे वो किस पे बल दे रहे हैं, अधिकारों के साथ साथ यहाँ पे किस पे बल दे रहे हैं, कर्तव्यों पर बल दे रहे हैं। तो कर्तव्यों की बात यहाँ पे उन्होंने की है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी महत्व होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी ने ये बातें बोली हैं। कर्तव्यों के महत्व को लेकर के एक दो बात बता देता हूं, वो ये है कि कर्तव्यों को महत्व तो दिया उन्होंने, लेकिन उसमें उन्होंने निष्ठा पूर्वक उनका पालन करने को लेकर के उन्होंने बोला कि जब एक व्यक्ति अगर निष्ठा पूर्वक कर्तव्यों का पालन करता है तो ऑटोमेटिक उसको अधिकार मिल जाते हैं, अधिकार स्वतः मिल जाते हैं, ये बात काम की है हमारी। और यहाँ पे उसका महत्व या तत्व की बात करें तो आदर्श लोकतंत्र में व्यक्ति अपने अधिकारों की बजाय अपने कर्तव्यों के प्रति क्या होते हैं, ज्यादा जागरूक होते हैं और ज्यादा सचेत होते हैं, कि मुझे अधिकार तो बाद में मिले, लेकिन मुझे कुछ खास कर्तव्य पूरे करने हैं, समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, फिर राज्य राष्ट्र के प्रति। वो बातें उसको कहीं ना कहीं अधिकारी बनाती हैं बहुत सारे राइट्स को लेकर के। गांधी जी अधिकारों का उपयोग औचित्य और मर्यादा की सीमाओं में करने की बात करते हैं, कि आपको अधिकारों का प्रयोग ऐसे करना चाहिए कि दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो। दूसरों के अधिकारों का यहाँ पे क्या है, उसमें एक जो है सीमा लगाने का काम करें वो, या सीमित करें वो। तो हमें इस प्रकार से अधिकारों का प्रयोग करना है जिससे दूसरों के राइट्स वॉलेशन ना हो। ये अप्रोच गांधी जी की है। इसके बाद अब गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता विहीन होना चाहिए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को लेकर गांधी जी के विचार क्या है उनको समझिए थोड़ा सा। गांधी जी के स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को लेकर के गांधी जी कहते हैं स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता क्या होती है, ये हमें समझना जरूरी है। स्वच्छंदता जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से एक स्वतंत्रता एक सीमित रूप से क्या है, सीमित रूप से आपको क्या करना, निर्भरता खत्म करने या फिर आजाद होना, ठीक है, सीमित रूप से आजादी। और ये जो स्वच्छंदता होती है क्या होती है, असीमित, असीमित, अनियंत्रित, ठीक है, और अनियंत्रित और अनियमित, अनियमित भी बोल रहा हूं, अनियमित और अनैतिक, अनैतिक रूप से की गई आजादी की अधिकार, अनैतिक रूप से प्राप्त आजादी, या इस आजादी का उपयोग जब करते हैं तो हम कहते हैं, जब हम स्वच्छंद होकर के अनैतिक रूप से अपनी आजादी का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि आप क्या हो गए हो, स्वच्छंद हो गए हो। बात यह है कि सीमित रूप से आजादी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति के अपना अपना भलाई करने के साथ साथ दूसरे की भलाई भी हो। अपनी भलाई करने के साथ साथ दूसरों का नुकसान कर दोगे तो ये स्वतंत्रता नहीं होगी, ये स्वच्छंदता होगी। दूसरों का क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे नुकसान कर सकते हो। तो ये गांधी जी बोल रहे हैं बहुत ध्यान से कि आपको स्वतंत्रता की बजाय यहाँ, माफ कीजिएगा, स्वच्छंदता की बजाय यहाँ पे स्वतंत्रता पे ध्यान देना चाहिए, स्वच्छंदता विहीन व्यवस्था होना चाहिए, स्वतंत्रता स्वच्छंदता विहीन व्यवस्था होना चाहिए, ये बात उन्होंने बोली है। तो ओवरऑल हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आखिर गांधी जी कैसे हैं।
गांधी जी का अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो आपको एक बात मैं बार बार बता चुका हूं, संसदीय लोकतंत्र को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिटिसाइज किया है, नकारात्मक बताया है, उसको बांझ से तुलना की, उसकी वैश्या से तुलना की है, इस प्रकार से आप याद रखना। उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का तो बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने क्या किया है, आलोचना की है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, एक प्रकार से विंस्टन चर्चिल से बदला ले लिया है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला था, है ना, भूखा, अब वो माफ कीजिएगा, अधनंगा फकीर जैसी वर्ड बोले थे, ठीक है। और यहाँ पे गांधी जी ने उनकी संसदीय व्यवस्था को क्या बोल दिया है, तुम्हारी संसदीय व्यवस्था क्या है, बांझ वैश्या के समान है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है, क्रिटिसाइज किया है। व्यक्ति, व्यक्ति को लेकर के आपको बता चुका हूँ, व्यक्ति को साध्य और व्यक्ति राज्य को यहाँ पे साधन माना है, व्यक्ति की अंतरात्मा ही सर्वोच्च है। व्यक्ति में दो गुण होते हैं, एक तो पशुवत प्रवृत्ति के, वो एक होती है अंतरात्मा के। पशुवत की वजह से वो हिंसा में चला जाता है, हो अंतरात्मा में का विकास करने से वो किसमें चला जाता है, अंतरात्मा की विकास करने से वो आदर्श स्थिति में चला जाता है, इसलिए उसको आदर्श या अंतरात्मा पे बल देना चाहिए। राष्ट्रवाद को लेकर गांधी जी बोलते हैं मानवतावादी राष्ट्रवादी व्यवस्था होना चाहिए, देश की आजादी विश्व सेवा के लिए होने चाहिए। हम अगर आजादी चाहते तो वो हमें ग्राम स्वराज हो, ग्राम स्वराज के माध्यम से विश्व कल्याण की बात हम कर रहे हैं। हमें बस सत्ता प्यारी नहीं है इसलिए हम आजादी नहीं चाहते, हमें कल्याण करना है इसलिए आजादी चाह रहे हैं हम। बहुमत की बात करें तो बहुमत को लेकर गांधी जी कहते हैं बहुमत सत्य की कसौटी नहीं है, अकेला सत्याग्रह भी सही हो सकता है। मतलब हमेशा आपके पास बहुत बड़ी टीम हो, बहुत बड़ा ग्रुप हो, तभी आप सफल होगे, ये ऐसा सही नहीं है, ये ऐसा सत्य नहीं है। आपके अंदर अगर बदलाव करने की अकेले की क्षमता है ना, तो भी आप दुनिया को बदल सकते हो, ये मैटर करता है। तो धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के सर्वधर्म समभाव है, मतलब ये नहीं कि धर्म से अलग हो जाओ। गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता या हमारे भारत की संपूर्ण अभी वर्तमान में जो धर्मनिरपेक्षता गुण है, वो ये नहीं कि सभी धर्मों से अलग होकर के काम करना, सभी धर्मों के साथ मिलके काम करना और सभी को बराबर यहाँ पे इज्जत देना, सम्मान देना, वो होता है सर्वधर्म समभाव। तो ये गांधी जी ने नैतिकता का कहीं ना कहीं इसको एक अनिवार्य रूप हिस्सा माना है कि अगर सर्वधर्म समभाव के माध्यम से यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए क्या होगा, हमारी राजनीति को लेकर ये अनैतिकता की बात पैदा कर देगा। तो ये हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे गांधी जी के जो है बाकी बचे हुए राजनीतिक विचार पूरे कर लिए हैं। अगली क्लास में हम सामाजिक विचार और उसके बाद अगली क्लास में हम आर्थिक विचार इनके करेंगे, और फिर उसके बाद एक तुलनात्मक छोटा सा अंतर होगा कुछ विचारकों के बीच में, कुछ गांधी जी के अलग अलग विचारधारा नहीं, अलग अलग विचारधाराओं से क्या उनकी समानता है असमानता है, उन सबको हम डिस्कशन करेंगे। तो 3 से 4 3 लेक्चर और अभी होंगे, उसके बाद हमारी क्लास ये ओवर होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तभी के लिए आपका जो है बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। आपका कहीं नहीं शुभ जो है, ये जो एग्जाम को लेकर के एक एक हेक्टिक सिचुएशन बनी हुई है थोड़ा सा, हाँ ये भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा हमारा सिलेबस भी टाइम पे नहीं हो पा रहा, तो उसको लेकर के मैं आपसे बोलूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। हम जल्दी ही आपको चीजें रूटीनली लाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल रूटीन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। कुछ रहते हैं इश्यूज जो बैकग्राउंड में, हम आपको हर चीज यहाँ पे एक उसमें तो नहीं बोल सकते कि ये समस्या है वो समस्या है, लेकिन रहती है तो उसको हम रिजॉल्व करके पटरी पर लाने की क्या है कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।